तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली के डेमोनिक कल्टीवेटर्स को सबक सिखाने के बाद ये खबर वांग चान को मिल गई, मगर उसे ये नहीं पता था कि उसकी कल्टीवेटर्स को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि हानली है। वहीं दूसरी तरफ हानली अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए एंसेस्ट्रल हॉल में पहुंच गया था, जहां पर उसकी मुलाकात हुई हानरी और उसके दोस्त लीफ्यू के डिसेंडेंट ली फिंग से। ये दोनों भी हानली को देख काफी ज्यादा हैरान थे। इन्हें यकीन ही नहीं होता कि हानली उनका एंसेस्टर है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर ये दोनों बंदे हानली को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो सोच में पड़ गए कि क्या यही हान फैमिली के एंसेस्टर हैं। वहीं पर हानली उन पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उसका तो पूरा ध्यान अपनी हान फैमिली के रिकॉर्ड को पढ़ने पर था। उतने में ही हानरी उनसे पूछता है कि सीनियर, क्या आप वाकई हमारे हान फैमिली के ग्रेट अंकल हो? तो हानली कहता है कि मैंने तो कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि लीफी और मेरी फैमिली इतनी ज्यादा क्लोज हो जाएगी। जैसे लीफी और मैं दोस्त थे वैसे ही तुम दोनों भी दोस्त हो। जिसके बाद वो अपने पुराने दोस्त लीफेयू को याद करते हुए कहने लगा कि मेरे दोस्त, मुझे तो इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पर वो लीफेयू की तस्वीर को देखकर उसे काफी ज्यादा मिस करने लगा। वो कहता है, मेरे भाई एक लंबा अरसा बीत गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं। सच बताओ तो मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आ रही। यहाँ पर हानली को पुरानी बातें याद आने लगती है। दरअसल लीफेयू ज़ैंगशुआर नाम की बंदी को काफी ज्यादा पसंद करता था और फिर इस बुक को पढ़ने के बाद हानली को पता चला कि लीफेयू ने ज़ैंगशुआर के साथ ही शादी की थी और फिर तुमने उसी लड़की से शादी की जो तुम्हें पसंद थी। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा खुशहाल होगी। इस किताब के जरिए हानली को पता चला कि लीफेयू की एक बहुत ही प्यारी फैमिली थी। वेल हानली ने अपनी दोस्त को जाने से पहले कुछ पिल दे दी थी जिससे लीफेयू की लाइफ एक्सटेंड हो जाए, मगर हानली को अफसोस हुआ कि उन पिल्स की वजह से लीफेयू की लाइफ ज्यादा लॉन्ग नहीं बन पाई। कुछ ही सालों बाद लीफेयू की मौत हो गई। हानली सोचता है कि लीफेयू ने जिस मैरो एक्सट्रैक्शन पिल का यूज किया था शायद उसी ने उसकी बॉडी को डैमेज कर दिया, मगर भले ही लीफेयू की मौत हो गई, उसकी ब्लड लाइन वहाँ पर नहीं रुकी। उसके लिए फैमिली सिर्फ सरवाइव ही नहीं कर पाई बल्कि उन्होंने काफी अच्छी प्रॉस्पेरिटी भी हासिल की। तो हानली लीफेयू से कहता है, मेरे दोस्त, भले ही तुम जा चुके हो लेकिन तुम्हें इस बात से खुशी होगी कि तुम्हारी फैमिली महफूज है। वहीं पर ली फिंग हानली के मुंह से ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कहता है, सीनियर, मेरे एंसेस्टर लीफेयू के हमें कुछ लेटर्स मिले थे जिनमें उन्होंने हानली नाम के बंदे का जिक्र किया था। उन्होंने अपने लेटर्स में बताया कि हानली उनके लिए दोस्त से बढ़कर था। इनफैक्ट उन्होंने तो अपने भाई का भी दर्जा दिया। तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि मेरे एंसेस्टर लीफेयू ने जिसका जिक्र किया था क्या आप वही हो? तो हानली भी इसका हाँ में जवाब देता है, जो सुनते साथ ही लीफिंग काफी ज्यादा हैरान हो गया। हालांकि हानरी को अभी भी हानली की बातों पर यकीन नहीं होता। वो कुछ भी करके हानली की पहचान को कंफर्म करना चाहता था, इसलिए वो हानली से कहता है, सीनियर, हमारे इस एंसेस्ट्रल हॉल में हमारे फैमिली के एंसेस्टर की कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। उन चीजों को हान फैमिली के मास्टर्स ही देख सकते हैं, यानी कि किसी भी आउटसाइडर को इनके बारे में कोई आइडिया नहीं होगी। अगर आप उन चीजों को पहचान पाओ तो मुझे आप पर यकीन हो जाएगा। हम पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि आप ही हमारे एंसेस्टर हो। तो हानली भी इसके लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था, हाँ, मैं उन चीजों को देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उनमें से कितनी चीजों को पहचान पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। तो हानरी तुरंत ही उन पर्सनल बिलोंगिंग्स को लाने के लिए रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद उन सारी चीजों को हानली के सामने पेश करता है, जिन्हें देखते साथ ही हानली काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कह रहा था कि मुझे तो कभी लगा ही नहीं था मैं इन चीजों को दोबारा से देख पाऊंगा। मुझे तो लगा था कि इनमें कुछ ऐसी भी चीजें होगी जो मेरे जाने के बाद इसमें ऐड की गई, लेकिन यहाँ मौजूद हर एक चीज को मैं पहचान सकता हूँ। सबसे पहला वो एक हेयर पिन उठा लेता है। वो कह रहा था कि वुडन हेयर पिन मेरे फादर ने मेरी मदर के लिए काफ की थी और ये मेरी सिस्टर का सबसे फेवरेट स्लिंग शॉट है। मैं तो मेरी सिस्टर के लिए हर एक खिलौना अपने हाथों से बनाता था और ये स्लिंग शॉट भी मैंने उसके लिए बनाया है। उसने मुझसे कहा था कि मुझे पतंग बना के दो, लेकिन उसके काइट को बनाने से पहले मैं घर छोड़कर चला गया। और फिर सबसे आखिर में हानली एक ब्रेसलेट उठा लेता है। उस ब्रेसलेट को देखकर तो हानली काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि ये 200 सालों पहले उसकी सिस्टर ने उसके लिए बनाया था। और अब हानली के इमोशंस देखकर ये दोनों घुटनों पर आ गए। वो लोग हानली से कह रहे थे कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आप पर शक किया। आप ही हमारे ग्रेट अंकल हो, इसलिए प्लीज आप हम दोनों की गुस्ताखी को नजरअंदाज कीजिए। साथ ही साथ उन दोनों ने हानली के सामने अपना सिर झुका दिया था। वहीं पर उस ब्रेसलेट को देखकर हानली की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहकर भी समय में वापस जाकर अपनी सिस्टर से मिल नहीं सकता था। भले ही कल्टीवेशन की पाथ ने उसे एक सुप्रीम एल्डर बना दिया, मगर हानली को रिग्रेट थे कि वो अपनी फैमिली के साथ समय नहीं बिता पाया। तो वो इन लोगों को बताता है कि उस वक्त हमारी फैमिली काफी ज्यादा गरीब थी, घर में खाने का एक दाना भी मौजूद नहीं था और इसीलिए मुझे मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा। मैंने 7 मिस्टीरियस सेक्ट को ज्वाइन किया था।
शुरुआती दिनों में तो मेरा बस एक ही टारगेट था कि मैं अपने फैमिली की जरूरतों को पूरा कर पाऊँ। उस फैक्शन से मुझे जो भी पैसे मिलते मैं वो सारे के सारे घर भेजता। लेकिन बाद में मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस कल्टीवेशन की जर्नी में महारत हासिल करूंगा और मेरे इसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं कभी अपनी फैमिली के पास वापस लौट नहीं पाया। मुझे तो लगा था कि मेरी हान फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मगर आज इतने सालों के बाद हान फैमिली एक ग्रेट क्लैन बन चुकी है। सच बताओ तो मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हान फैमिली में कभी पैदा नहीं होता तो शायद एक कल्टीवेटर नहीं बनता। मैंने मॉर्टल्स की लाइफ के सभी दुखों को फेस किया और उसी के बाद से ये फैसला लिया कि मैं एक कल्टीवेटर बनूंगा। यहाँ पर हानली अपनी सिस्टर के बनाए हुए ब्रेसलेट को देखकर और ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कह रहा था कि हम सभी अपने तकदीर के गुलाम हैं। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं बन सकता। यहाँ पर हानली अपने एंसेस्टर की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उतने में हानली उनसे कहता है कि प्लीज तुम दोनों उठ जाओ। मैं भले ही हान फैमिली का ग्रेट अंकल हूँ, लेकिन इतने सालों तक मैं कभी घर वापस नहीं आया। ये फैसला मेरे हाथ में था। मैं एक बार तो घर पे विजिट कर ही सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं घर वालों से मिला तो फिर शायद कभी कल्टीवेशन की दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। अब अगर आज मैं वापस आया हूँ तो बस एक स्ट्रेंजर बन के। मुझे नहीं लगता कि मैं हान फैमिली के एंसेस्टर कहलाने के लायक भी हूँ। जो सुनते साथ ही हानरियो इमोशनल होकर कहने लगा कि एंसेस्टर प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए। सच बताओ तो हम लोग ही आपके डिसेंडेंट कहलाने के लायक नहीं। अब आपके वापस आ जाने से हमारी हान फैमिली में 4 चांद लग जाएंगे। मैं हान फैमिली के सभी बच्चों को आपकी सेवा में भेजना चाहता हूँ ताकि वो पूरे दिल से अपने एंसेस्टर को सर्व कर पाए। जो सुनते साथ ही हानली ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे सर्व करे। मैं तो आज यहाँ पर इसलिए वापस आया था ताकि मॉर्टल वर्ल्ड के साथ मेरा जो अटैचमेंट था उसे आखिरी बार देख पाऊँ। तो अब ये अटैचमेंट का धागा मैं देख चुका हूँ, तो अब इसे ब्रेक करके मेरा वापस जाना ही सही रहेगा। आज इसी वक्त मॉर्टल वर्ल्ड से मेरा सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरी हान फैमिली और मेरे दोस्त लीफेयू के डिसेंडेंट को महफूज देखकर मुझे काफी ज्यादा सुकून मिला। अब तो मैं बड़े ही आराम से यहाँ से जा सकता हूँ। मुझे हमेशा सुकून रहेगा कि मेरे सभी लोग महफूज हैं। और इतना कहते साथ ही हानली वहाँ से निकलने वाला था, मगर तभी हानरी उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कुछ दिनों के लिए रुक जाए, हमें आपके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ हमारे क्लैन के बच्चे भी आपसे गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। प्लीज हमारे साथ कुछ दिन रुककर हमें आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए। जिस पर हानली कह रहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। मैंने इस सिटी में आते ही अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करते हुए पूरे सिटी को चेक किया। भले ही हमारी हान फैमिली में ढेर सारे मेंबर्स हैं, मगर उनमें से किसी के पास भी स्पिरिचुअल रूट्स मौजूद नहीं है। यानी कि मेरा हान फैमिली के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं रहा। नहीं तो मैं खुद होकर ही हमारे क्लैन के 1 या 2 डिसाइपल को मेरे साथ ले जा सकता था। जो सुनकर हानरियो को काफी ज्यादा बुरा लगा। वो कह रहा था कि हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं कि हम इमॉर्टलिटी को अपने ग्रेट अंकल के साथ हासिल कर पाए। तो हानरियो से समझाता है कि तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी इस दुनिया में हजारों लाखों लोगों में बस एक के पास ही स्पिरिचुअल रूट्स पाए जाते हैं। और अगर सच बताओ तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमारी हान और ली फैमिली ने कभी कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रखना चाहिए, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया में काफी सारा कियोस मचा है। कई सारी फैमिलीज अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाती, कई सारे क्लैन वाइप आउट हो जाते, और कल्टीवेशन की दुनिया में ये सब होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारे फैमिली की किसी एक बंदे की वजह से पूरी हान फैमिली खतरे में पड़ जाए तो फिर ऐसी कल्टीवेशन का कोई फायदा नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कल्टीवेशन की दुनिया अपने रिवेंज के लिए मशहूर है। यहाँ पर ऐसा कोई शख्स नहीं जो अपना रिवेंज लेना ना चाहता हो। तो हमारी दोनों फैमिलीज की बेहतरी इसी में है कि हम कल्टीवेशन की इस बेरहम दुनिया से दूर रहें। जो सुनते साथ ही उन दोनों ने सर झुकाते हुए हानली का हुक्म मान लिया। अब हानली लीफिंग से कह रहा था कि तुम्हें देखकर पता चलता है कि तुम हानरियो के काफी अच्छे दोस्त हो। एक जमाने में तुम्हारे एंसेस्टर लीफी और मैंने एक दूसरे को भाई कहा था, और तब से हर एक मुश्किल वक्त में हम दोनों साथ थे। तो इस हिसाब से मैं तुम्हारे ली फैमिली का ग्रेट अंकल हुआ, तो मैं अपनी ली फैमिली को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। जिसके बाद हानली कुछ एलिक्सर की पिल्स लीफिंग को देते हुए कहने लगा कि तुम्हारी फैमिली में जो भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता है ये पिल उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। प्लीज मेरी तरफ से ये पिल तोहफा समझकर रख लेना। वेल हानली के इस जेस्चर को देखकर लीफिंग काफी ज्यादा हैरान था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हान फैमिली के एंसेस्टर उसे इतना कीमती तोहफा देंगे। इसीलिए वो इमोशनल होकर हानली के सामने अपना सिर झुका देता है, और उतने में ही हानरी को वहाँ पर गोल्डन बग्स नजर आने लगे, जिन्होंने उस पूरे कमरे को अपनी चमक से ही रोशन कर दिया। जिसके बाद हानली उन सभी गोल्डन बग्स के एसेंस का यूज करते हुए वहाँ पर एक सोल्ड फॉर्म करने लगा। वो इन दोनों को बता रहा था कि कुछ स्पिरिचुअल
जो क्रीचर मेरे कमांड के अंडर है, तो उन्हीं के एसेंस का यूज करके मैंने ये स्वॉर्ड फॉर्म कर ली। ये तलवार मैं इसे एंसेस्टर हॉल में छोड़ के जा रहा हूँ। अगर फ्यूचर में कभी भी हान फैमिली तबाही की कगार पर हो तो वो लोग यहाँ पर आके रुक सकते हैं। इसे एंसेस्टर हॉल में उन्हें शरण दी जाएगी। मेरी स्वॉर्ड में इतनी ताकत तो जरूर है जो कि कैटेस्ट्रॉफी को रोक दे। मगर तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, भले मैंने इस स्वॉर्ड को फोर्ज किया लेकिन मैं इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये स्वॉर्ड जब भी ड्रॉ होगी तब हान फैमिली के सभी मेंबर एंसेस्टर हॉल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि हॉल के बाहर जो भी रहेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये स्वॉर्ड इस हॉल के अलावा और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हानरी तो ये सब सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान था। हानली उसे बता रहा था कि तुम सभी लोग मॉर्टल हो तो ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इसे छोटे मोटे झगड़ों के लिए यूज कभी मत करना। इसे तो तभी ड्रॉ किया जाएगा जब हान फैमिली डिस्ट्रक्शन की कगार पर हो। जिसके बाद हानली ने स्पिरिट स्वॉर्ड का जेड टोकन हानरी के हवाले कर दिया। वो कह रहा था कि इसी जेड पेंडेंट का यूज करके तुम इस स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। इसलिए आज के बाद तुम्हें इस पेंडेंट का ख्याल रखना होगा। जब तुम्हारी जगह कोई और आएगा तभी सारी इंस्ट्रक्शन तुम उसे दे देना। जो सुनकर हानरी कह रहा था, सीनियर मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूँ, मैं हमेशा इस पेंडेंट की हिफाजत करूंगा। और उतने में हानली उससे कहता है कि मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये तलवार कभी भी एंसेस्ट्रल हॉल से बाहर नहीं जानी चाहिए। जितनी बार इस तलवार का यूज होगा उतनी ही जल्दी इसका स्पिरिचुअल एसेंस कम हो जाएगा। तुम इस स्पिरिट स्वॉर्ड की मदद से सिर्फ 3 वार कर सकते हो। चौथा अटैक करने से पहले ये स्वॉर्ड अपने गोल्डन बग्स वाले फॉर्म में तब्दील होकर वैनिश हो जाएगी। अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो हमारे हान क्लैन के पास 3 सर्वाइवल के मौके होंगे और मेरे ख्याल से इतना काफी है, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं रहती, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना नफरत और ना जिंदगी। हर चीज का अंत होता है। तो मैं भी अपने क्लैन को बचाने के लिए हेवन के खिलाफ नहीं जाना चाहता। अगले 100-200 सालों तक हमारा हान क्लैन फ्लरिश करेगा और फिर दोबारा से ये अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में वापस जाएगा। मेरे ख्याल से हमारी हान फैमिली के लिए इतना तो काफी हो जाएगा। यानी कि हानली इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो अपनी हान फैमिली को ज्यादा फेवर्स नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो ये अच्छे से जानता है कि जब भी किसी को कोई चीज फ्री में मिल जाए तब उस बंदे को उसकी वैल्यू नहीं रहती। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि हान फैमिली कभी किसी पर डोमिनेट करे। और इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हानली का नेचर कितना ज्यादा यूनिक है। वहीं पर हानरियो कह रहा था कि एंसेस्टर ने आज हमें जो भी गाइडेंस दिया हम हमेशा उसे फॉलो करेंगे। अब हानली उनसे कहता है कि थोड़ी देर पहले तुमने मेरा फेस देखते ही मुझे पहचान लिया था। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास मेरी कोई तस्वीर होगी, तो क्या तुम वो मुझे दिखा सकते हो? जो सुनते साथ ही हानरी अपने अंकल को उस चेम्बर में ले गया जहाँ पर उसकी पोर्ट्रेट रखी गई थी। वहाँ के एक हिडन वॉल पर हानली को अपनी एक तस्वीर नजर आई जो कि पूरी तरह से हानली के चेहरे से मेल खाती थी। और फिर हानली वहाँ पर अपने पेरेंट्स की तस्वीर देखता है जिसमें उसकी सिस्टर की फैमिली भी मौजूद थी। साथ ही हानली को बताया जाता है कि कुछ सालों पहले इस जू कंट्री पर एक कयामत आई थी जिसमें हान फैमिली के न जाने कितने सारे लोग मारे गए। तो हानरियो कहता है कि उस वक्त आपके पेरेंट्स और सिस्टर ने सबकी मदद की। उन्होंने पूरे विलेज को बचाने के लिए काफी सारी मेहनत की थी। उन्होंने ही हमें खाना दिया, रास्ते से उठाकर घर दिया। अगर आपके पेरेंट्स और सिस्टर ना होते तो शायद हमारी हान ब्लड लाइन खत्म हो जाती। उन्होंने ही हमें जिंदगी जीने का मौका देकर काबिल बनाया। इसी वजह से हम हान फैमिली के एंसेस्टर का ये कर्जा कभी भी उतार नहीं सकते। उन्हें हर एक जनरेशन में याद किया जाएगा और आप हमेशा रहोगे हमारे ग्रेट अंकल। ये सारी कहानी सुनकर हानली काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। तो हानली अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उस फैमिली फोटो में अपनी फोटो भी लगा देता है। भले ही उस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ नहीं था, लेकिन आज उसने अपनी ये इच्छा भी पूरी कर ली। इस तस्वीर के जरिए वो हमेशा अपनी फैमिली के पास रहेगा। वो खुश होकर कहने लगा कि आज मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई, अब मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा। साथ ही साथ वो हानरी और लिनफेंग को एक एलिक्सर पिल दे देता है। वो कह रहा था कि तुम दोनों भी जल्दी से इसे कंज्यूम कर लो, इससे तुम्हारा लाइफ स्पैन ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। साथ ही सोल डिवावरिंग स्पिरिट सोड का राज हमेशा राज रखो। ये तलवार किसी भी दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो ये दोनों भी अपने एंसेस्टर की बात मानते हुए तुरंत ही उस एलिक्सर को कंज्यूम कर लेते हैं। और अब हानली अपने पुराने स्टाइल पे आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम दोनों से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन ये मीटिंग कोई रियलिटी ना होकर तुम्हारा एक सपना होगा। और फिर हानली ने अपनी
डिवाइन पावर्स को उस पूरी जगह पर फैला दिया और अब एक नया दिन निकल चुका था। हम देखते हैं कि ली फिंग अच्छे से खराटे ले रहा, वहीं पर हान रियू भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नींद से उठ जाता है। ली फिंग कह रहा था कि मेरे भाई हान, मेरे ख्याल से हमने कल कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए तो अभी मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा। जिस पर हान रियू कहता है हाँ मुझे भी काफी ज्यादा चक्कर आ रहे, बस मुझे एक बात काफी ज्यादा अजीब लग रही, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक सपना आया था और उस सपने में मैंने देखा कि हमारे एंसेस्टर हमसे मिलने आए हैं। जिस पर ली फिंग कहता है कि हाँ मुझे भी एक सपना आया, लेकिन वो इतना धुंधला था कि मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे ख्याल से हम ट्रैवल करके काफी ज्यादा थक गए थे, मगर हान रियू को लग रहा था कि इस सपने में कोई ना कोई हकीकत जरूर होगी, इसलिए वो एंसेस्टर हॉल में एंटर करते हुए उस जगह को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा और फिर उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। उसे वहाँ पर सोल डिवावरिंग स्पिरिट सोर्ड नजर आती है और उसे देखते हुए तुरंत ही अपने पॉकेट्स चेक करने लगा। यहाँ पर उसे उस सोर्ड को एक्टिवेट करने वाला जेड पेंडेंट भी मिल चुका था। वहीं पर ली फिंग के पास कई सारे एलिक्सर के कंटेनर्स थे, जिन्हें देखकर ही वो बंदा हैरान हो गया। वो दोनों भी कह रहे थे कि यानी कि हमारे एंसेस्टर वाकई यहाँ पर अपीयर्ड हुए थे। तो हान रियू काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपने हान फैमिली के एंसेस्टर के सामने अपना सिर झुकाता है। वहीं पर ली फिंग कह रहा था कि आज मुझे यकीन हो गया कि हान फैमिली के एंसेस्टर वाकई एक इमॉर्टल है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि एक इमॉर्टल से मिल पाया। इधर हान ली अपने हान टाउन को छोड़कर एक दूसरे सिटी के पास पहुँच चुका था। ये है जी युआन सिटी। यहीं पर हानली की पहली लवर मो रुआन का घर था, जिसके बाद हमें जी युआन सिटी का मार्केट एरिया दिखाया गया। हानली इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंच चुका था। वो कहता है कि जी युआन सिटी तो बिल्कुल भी नहीं बदली, इसकी पुरानी खूबसूरती अभी भी बरकरार है। हानली ने इस टाउन में आने के बाद एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था। वेल, इस रेस्टोरेंट का नाम है द ड्रंकन इमॉर्टल। जब वहाँ के ओनर को पता चला था कि हानली एक इमॉर्टल है, तब उसने अपने होटल का नाम बदल कर द ड्रंकन इमॉर्टल रख दिया। ये वही जगह है जहाँ पर हानली ने मोरवान के घर पर नजर रखी थी। उतने में ही सिल्वर मून की उसे आवाज आई। वो कह रही थी मास्टर आप तो मुझे काफी ज्यादा खोए खोए नजर आ रहे हो। जिस पर हानली कह रहा था कि ऐसी कोई खास बात नहीं है जो मुझे परेशान कर रही, मैं बस ये देखकर हैरान हूँ कि चीजें कितनी ज्यादा बदल जाती है। पहले यहाँ के कई सारे लोगों को मैं जानता था और अब उनमें से कोई भी मौजूद नहीं। कुछ सालों पहले इस जू कंट्री पर 7 फैक्शंस का राज था, लेकिन वो सारे सेट अपने आप सीज हो गए। मॉर्टल वर्ल्ड में कोई भी चीज ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती और यही इस दुनिया की खासियत है। वैसे ये तो हो गई मेरी बातें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने दिनों से खामोश क्यों थी। वैसे तो तुम्हारी बकबक कभी रुकने का नाम नहीं लेती, लेकिन इस बार तो तुम बिल्कुल ही खामोश थी। जब मैं अपने एंसेस्ट्रल हॉल गया तब मुझे लगा था कि तुम मेरी फैमिली के बारे में कोई सवाल पूछोगी, लेकिन तुमने तो कोई क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई। जिस पर सिल्वर मून कहती है कि मास्टर मैं किसी चीज के बारे में काफी ज्यादा सोच रही हूँ और मुझे लगा कि आप अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हो, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। और वैसे भी आप मेरी बकबक से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन शांत रह के आपको अपनी याद दिलाऊं। आपके साथ रहकर तो अब मैं भी खामोश रहना सीख गई हूँ। जो सुनते साथ ही हानली को हंसी आने लगी। वो कह रहा था चलो अब यहाँ पर कुछ भी देखने लायक नहीं बचा, तो क्यों ना हम अपनी सेक्ट की तरफ रवाना हो जाए। मगर उसी वक्त हानली को कुछ महसूस हुआ। सिल्वर मून उससे पूछती मास्टर कुछ हुआ है क्या, आप काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। जिस पर हानली कह रहा था कि कुछ चूहे हैं जो अभी भी इधर उधर भटक रहे, मुझे उन्हें ठिकाने लगाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।